Hello everyone, good morning to all of you. So, our today's topic is Fortran program and preliminaries. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोग्रामिंग में ये प्रिलिमिनरीज क्या होती हैं। इसमें जो इंक्लूड किया जाएगा कोई भी बेसिक टर्म है, कोई भी प्रोग्राम की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक टर्म्स इंक्लूड की जाएंगी दैट इज़ कंसिडर इन दैट कैटेगरी। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कौन कौन से आएंगे, कोई प्रोग्राम है वो, उसका सोर्स प्रोग्राम है तो वो भी, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है वो भी, कंपाइलर है, असेंबलर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सारे के सारे फोर्ट्रॉन प्रोग्रामरीज में आएंगे, प्रीलिमिनरीज में सॉरी। तो प्रोग्राम क्या होता है, इसके जो ये 6 स्टेप्स बताए, तो फर्स्ट है प्रोग्राम। प्रोग्राम होता क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दी जाती है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की फॉर्म में हो। या फोर्ट्रॉन ले रहे हैं तो फोर्ट्रॉन की बात करेंगे, कोई और लैंग्वेज ले रहे होते तो उसकी बात करते। तो ये जस्ट एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती है। सोर्स प्रोग्राम, तो जिस लैंग्वेज में वो प्रोग्राम लिखा गया है, जिस यूजर ने जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए ये प्रोग्राम लिखा गया है दैट इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। चाहे वो सी में है, फोर्ट्रॉन में है, पास्कल में है, HTML में है, या कोई और भी लैंग्वेज हो, जावा हो गई, .NET हो गई, कोई भी लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज में वो लिखा जाएगा दैट इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, क्या कंप्यूटर उसे रीड कर सकता है? नहीं। तो जब उसको मशीन कोड में प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि जो सोर्स प्रोग्राम है उसको मशीन कोड में प्रोड्यूस करना कि प्रोग्रामिंग मशीन उसको समझ सके, तो मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। उसके बाद आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या हो गया भाई, ऐसी कौन सी चीज आ गई? अभी हमने 2 चीजें पढ़ी, सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में और ऑब्जेक्ट किस में? ऑब्जेक्ट हो गया हमारा मशीन लेवल में। तो जो कंपाइलर है वो इनके बीच का काम करेगा, यानी कि मशीन लेवल हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल में कन्वर्ट करने का काम, ट्रांसलेट करने का काम। जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके सामने इंग्लिश बोले तो वो ट्रांसलेटर की हेल्प से हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे ना। तो यहीं पे सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराने का काम करता है कंपाइलर, ठीक है। उसके बाद आता है असेंबलर। असेंबलर असेंबल करने के लिए यूज होगा। क्या असेंबल करेगा? जो ट्रांसलेट हुआ सोर्स प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज की फॉर्म में और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, तो उनको असेंबल रखने का काम करता है कि फर्स्ट लाइन पहले ट्रांसलेट होगी तो फर्स्ट में ही रहे, सेकंड ओवरलैप ना हो जाए, ठीक है। ऐसे ही फिर आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वो भी 2 तरह की होंगी, एक LLL, एक HLL। बस फर्स्ट जो वर्ड है वो चेंज हुआ है। हम कहते से हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होगा? कोई भी लैंग्वेज है 3 तरह, चलो एक चीज तो हमें पता चल जाएगी, एक सोर्स प्रोग्राम होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है, तो लैंग्वेज के हिसाब से होगा। तो जो पहली लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है, जिसमें 0 और 1 की फॉर्म में हमारा सारा का सारा डाटा उठाया जाता है। उसके बाद होती है असेंबली लैंग्वेज, जो असेंबल करती है, जो सिंपल न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स को मशीन लैंग्वेज को यूज करती है, तो दैट इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। एक मशीन और एक असेंबली, तो वो दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें हम कोडिंग करते हैं, जिसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड
हाई लेवल लैंग्वेज। अब बात आती है कंपाइलेशन होता क्या, बार बार मैं कंपाइलर का वर्ड यूज करती हूँ। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कोई भी प्रोग्राम को, सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एज एन इनपुट लेकर, और उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की फॉर्म में, मशीन लेवल लैंग्वेज की फॉर्म में आउटपुट देता है। बीच में कोई एरर आ जाते हैं तो उनके मैसेज दिखाता है, उनके स्टेप्स भी बता देता है, लाइन नंबर में ये एरर है, आप चेक कर लीजिए, इस लाइन में एरर है। वो पर्टिकुलर अलग अलग तरह के एरर देगा, वो एग्जीक्यूशन टाइम एरर आते हैं, कुछ सिंटैक्स एरर आते हैं, वो एरर्स को बताने का काम भी कंपाइलर ही करता है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं फोर्ट्रॉन को। तो फोर्ट्रैन कहाँ से आया, अगर हम देखते हैं फॉर्मूला का ट्रांसलेशन हुआ तो उनमें से फॉर्मूला का पहले 3 वर्ड और ट्रांसलेशन के पहले 4 वर्ड उठा लिए गए, वहां से बना दिया नया वर्ड फोर्ट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। किसने इंट्रोड्यूस कराया, जॉन बैकस ने। कब, उसने 1956-57 में स्टार्टिंग में किया था उसको, लेकिन उसको बनते बनते पूरा आउटकम आते आते 1978 हो गया। जॉन बैकस ऑफ IBM है, वो वहीं से थे, और इसको स्टैंडर्डाइजेशन दिया ANSI ने। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट बेसिक पार्ट की फॉर्मूला ट्रांसलेशन है क्या और वो कहाँ से है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए होंगे, अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बने होंगे, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, और फिर कभी पूरा का पूरा प्रोग्राम बनेगा। तो जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं तो उनके बारे में पढ़ते हैं हम, ये कौन से कैरेक्टर्स को रीड करता है। तो कैरेक्टर्स में क्या आएगा, लेटर्स A to Z, तो ये दोनों तरह के लेटर्स को रीड करता है, अपर केस को भी और लोअर केस को भी। न्यूमेरिकल सिस्टम है, नंबर दिए गएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ की गई है। तो डेसिमल डिजिट कितनी है, 0 से 9 तक, उन्हीं से कितना भी बड़ा नंबर बना लो, तो डेसिमल डिजिट 0 to 9 भी इसमें कंसिडर होते हैं। और ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को भी रीड करती है, जैसे कि प्लस, माइनस, डॉट, पैरेंथेसिस, जो छोटे वाली ब्रैकेट बोलते हैं ना हम, वो, इक्वल टू, कॉलन, कॉमा, स्टार, डॉलर का साइन, अपर कॉमा और स्लैश, इन स्पेशल कैरेक्टर्स को भी ये रीड करता है, सिर्फ इन कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो इन्हीं के साथ साथ हम अगले स्टेप पे चलेंगे, तो वो हमारी प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशन है। हर एक लैंग्वेज की अपनी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, उसकी प्रोग्राम की ओरिएंटेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशंस होगी, जिसके बेसिस पर हम ये कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम इस तरह से बनेगा। सिंटैक्स भी होता है। तो जो हमारी फोर्ट्रॉन है उसके लिए हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से है। उसकी एक लाइन में 80 वर्ड आ सकते हैं, लेकिन वो 80 में से किसको किस टाइम किस तरह से यूज़ करती है उसके बारे में हमें अभी करना है। फर्स्ट है 1 नंबर अल्फ़ाबेट, उसमें अगर C या स्टार लगा दिया गया तो वो लाइन कमेंट बन जाएगी। कमेंट को कभी कंपाइलर नहीं पढ़ता। पहली बात, ये कब यूज़ की जाती है? कमेंट तब यूज़ किया जाएगा जब आप कोई प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हो और आपको बताना है ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, तो पहली लाइन में ही C लिख के आगे लिख दो, प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ और जो भी। उसके बाद 1 2 3 4 5, फर्स्ट में कमेंट हो गया, स्टार हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है वो स्टेटमेंट लेबल नंबर है। इनमें से कहीं पर भी आप लाइन नंबर डाल सकते हो, जैसे 15 डाल दी तो वो कोई भी सेकंड थर्ड में भी डाल सकते हो, थर्ड फोर्थ में भी डाल सकते हो, फोर्थ फिफ्थ में भी डाल सकते हो। तो ये कोई लाइन नंबर को डालने के लिए यूज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट लेबल नंबर। 6th वर्ड है वो किस लिए यूज हुआ, 6 अल्फाबेट,
तो उसमें अगर आप 1 to 9 तक कोई भी नंबर डाल देते हैं तो वो कंटिन्यू कर देता है पिछली लाइन को। जो पहले वाली लाइन आपकी डिसकंटिन्यू हो गई थी, जो पूरी नहीं हो पाई थी, उसे हम आगे कंटिन्यू करने के लिए हाइफन लगाते हैं ना इंग्लिश में, उसी हाइफन को हम यहाँ कंटिन्यूएशन के लिए 6th लाइन में 1 to 9 कोई भी कॉर्ड दे देते हैं। जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है वो 7th अल्फ़ाबेट जहाँ पर एंटर होता है वहाँ से शुरू होगा। उससे पहले अगर आप डाल दोगे तो वो लाइन को रीड नहीं करेगा, वो सारे एरर दिखाएगा। तो जो 7 से 72 है उसके बीच में ही आप फोर्ट्रॉन की स्टेटमेंट डाल सकते हो, उसके अलावा डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आगे डालोगे तो नुकसान है। क्यों? क्योंकि वो सारे एरर्स में आएंगे। तो 7 से पीछे डाल सकते हो 1-2 छोड़कर, लेकिन 7 से 72 के बीच में ही हमारी फोर्ट्रॉन की स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। उसके बाद 73 से 80 तो बच गया। अब सब सोचते हैं भी लाइन तो पूरी हो जाती 73 से 80 में, बट जो कंपाइलर है वो ये सोचता है आखिरी के 8 वर्ड तो मैं इग्नोर ही कर सकता हूँ। तो इसका जो कंपाइलर है वो लास्ट के 8 अल्फ़ाबेट्स को नहीं उठाता, इसीलिए जो 73 से 80 वाले हैं उनको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, इसीलिए हम उनमें भी नहीं लिखते। कितनी बड़ी बात आ गई, नहीं लिखा जाना। नहीं लिखा जाएगा तो फिर से हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, और कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास कौन सी लाइन है? 6th अल्फ़ाबेट है, उसमें लिखा जाएगा। लाइन नंबर तो कोई भी हो सकती है। ओके, तो हमारा ये तो हुआ फोर्ट्रॉन के बारे में बेसिक चीज़ें। अब फोर्ट्रॉन का सेकंड पार्ट आता है। तो सेकंड पार्ट में आप क्या कर सकते हो, क्या आएगा? हमने अभी तक ये पढ़ा कि फोर्ट्रॉन में किस तरह से लिखना है, क्या लिखना है, नंबर लिखने हैं। तो उसके बाद फोर्ट्रॉन के कुछ कांस्टेंट्स हैं, कुछ वेरिएबल हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी ही पड़ेंगी। इनके बिना हम प्रोग्राम को डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो फोर्ट्रॉन के जो कांस्टेंट्स हैं और वेरिएबल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो पहले ये पता होना चाहिए कांस्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट्स जिसकी वैल्यू जो एक बार फिक्स हो गई वही रही, दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होता है? हुज वैल्यू चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। किसी का नाम है, चेंज हो गया, कोई नंबर डालना है, वो चेंज हो गया। ज़रूरी थोड़ी ना है सेम रहे, सेम नहीं रहेगा तो वेरिएबल, सेम रह गया तो वो कांस्टेंट। ठीक है, तो फोर्ट्रॉन के कांस्टेंट कितने तरह के होंगे? यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं फोर्ट्रॉन के 2 तरह के कांस्टेंट आते हैं, एक न्यूमेरिकल, दूसरे नॉन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है तो नंबर्स आएंगे, नॉन न्यूमेरिकल है तो अल्फ़ाबेटिक थिंग्स या कोई कैरेक्टर्स, इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिक भी किसी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इंटीजर हो सकता है प्लस और माइनस में। तो न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको 3 कैटेगरी में कंसिडर किया गया, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, रियल और फ्लोट। तो रियल और फ्लोट को 2 पार्ट में कंसिडर कर दिया, फ्रैक्शनल एंड एक्सपोनेंशियल। इंटीजर है तो एक डिजिट होगी, उसके आगे प्लस और माइनस साइन कंसिडर हो जाएगा। तो जब प्लस और माइनस है तो हम उन्हें क्या कहेंगे? इंटीजर। उसकी वैलिडेशन कहाँ पे है? आप प्लस लगाओ, माइनस लगाओ या ना भी लगाओ, तो नहीं लगाएगा तो वो किसे रीड करता है? प्लस को। तो उस टाइम हम उन्हें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जब उनको हम नहीं बताते कि ये प्लस है या माइनस, तो दैट इज कंसिडरिंग पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स है तो उसकी एक लिमिट होगी, कितने वर्ड्स तक को वो पढ़ सकता है। तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली प्लस माइनस 2 × 10⁻⁹ वैल्यू तक पढ़ सकते हैं। और जो एक्चुअल होती है वो होती है -2147483648 2 2147483647। लास्ट का वर्ड 47 है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में एक 0 भी कंसीडर किया जाता है।
सेकंड अगर बात करें तो है रियल और फ्लोट। तो रियल कहाँ पे आएगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट में, एक एक्सपोनेंशियल में। तो फ्रैक्शनल जो पार्ट है वो a बाय बी की फॉर्म में होता है, यही कहते हो। रियल कांस्टेंट है, इन फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा तो इट में बी आइदर पॉजिटिव और साइन नेगेटिव प्रीसीडिंग, ठीक है। तो वो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड करके जो भी वैल्यू लिखते हो दैट इज कॉल्ड क्या, रियल कांस्टेंट। तो रियल में जो फ्रैक्शनल है तो वो आ जाएगा जैसे कि -12.6 या +12.6। एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल में दो कंसीडर होंगे, एक पार्ट ई से पहले एक बाद में। तो हमारे दो चीज़ें मानी जाती हैं, एक तो जैसे हम ये कहते हैं एक्सपोनेंशियल पार्ट को हमारा लिखने का तरीका होता है मैंटिसा मल्टीप्लाई 10 की पावर एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये दो तरीके से लिखा जाएगा, एक इसमें मैंटिसा होगा और एक एक्सपोनेंशियल पार्ट। तो हम इसको कहते हैं मैंटिसा शुड हैव एट लीस्ट 1 डिजिट एंड अ डेसिमल पॉइंट, इट मे हैव अ साइन, प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। मैंटिसा इज फॉलोड बाय ई लेटर एंड देन एक्सपोनेंशियल वैल्यू। तो यहाँ पे मैंटिसा फिर ई फिर एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ऐसे हम लिखते हैं। जैसे कि अगर हमें लिखना है कोई तो 0.910 ई -30, ठीक है। तो इस तरह में जो वैल्यू लिखी जाती हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फंक्शंस, और एक्सपोनेंट वेरिएबल कांस्टेंट हो सकते हैं, एक्सपोनेंट कांस्टेंट, और ये एट अ टाइम वेरिएट करते रहें तो ये एक्सपोनेंट वेरिएबल में कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स, हमने कॉम्प्लेक्स छोड़ दिया था। तो उसमें क्या होगा, एक रियल वैल्यू होगी, फिर प्लस आयोटा होगा और उसके साथ एक और रियल वैल्यू होगी। तो हम इसे लिखते हैं रियल 1 प्लस आयोटा रियल 2 है। तो फोरट्रॉन में उसके लिए हमें सिर्फ एक ही तरीका है, पहले R1 लिखो, फिर कोमा लगा दो, फिर R2 लिख दो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जाएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्योंकि हमें पता है इमेजिनरी पार्ट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो इस तरह से हम इसे कंसीडर करते हैं। बात आती है फिर नॉन न्यूमेरिकल की। नॉन न्यूमेरिकल में दो हैं, एक कैरेक्टर और एक लॉजिकल। कैरेक्टर्स में मीन्स नाम हो गया, लेटर्स हो गए A to Z, अपर केस का है लोअर केस के हैं, डिजिट्स हो गए 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर हो गए, ब्लैंक स्पेस हो गए, वो जो कॉन्स्टेंट्स में डाल दिए वो एज इट इज रहे दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर और नॉन न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स। लॉजिकल, एक चीज बची लॉजिकल। तो जैसे भी हम लॉजिक की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं सनराइजेज इन ईस्ट, ये सच है या झूठ, तो ट्रू या फॉल्स। तो इस टाइप की जो कंडीशंस आती हैं उनको हम कहते हैं लॉजिकल। तो लॉजिकल के लिए सिस्टम हो गया डॉट टी डॉट डॉट एफ डॉट, टी स्टैंड्स फॉर ट्रू, एफ स्टैंड्स फॉर फॉल्स। तो अपर केस लेटर लिखा जाएगा तो इस तरह से हमारा वैलिड माना जाता है और इनवैलिड माना जाता है। टी है तो डॉट टी बोलते हैं कि ये हमारा ट्रू के लिए हो गया, डॉट एफ हो गया तो ये हमारा फॉल्स के लिए हो गया। लेकिन ये एक रॉन्ग तरीका है, सही तरीके में पूरा लिखा जाएगा ट्रू डॉट फॉल्स डॉट, कंडीशंस होंगी तब जब ये कंप्लीट लिखा जाए तो वो वैलिड एग्जाम्पल है। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो वो इनवैलिड है, अगर वो डॉट्स के बीच में भी नहीं लिखा तो भी वो इनवैलिड है, ठीक है। ये हुई हमारी कॉन्स्टेंट्स की बात। अब हम चलते हैं इसी का दूसरा पार्ट दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल है तो वेरिएबल हमारा डिफाइन जाता है टाइप स्टेटमेंट से, ठीक है। वेरिएबल के लिए याद रखना टाइप। अब हमने इंटीजर्स की बात की थी, इंटीजर्स कुछ वैल्यू फोरट्रॉन ने अपने लिए प्री डिफाइंड कर दी, जैसे कि I, J, K, L, M और N। I, J, K,
L M N, कितने हुए ये 6। इम्प्लिसिट डिफॉल्ट रूल टाइप, यानी कि अगर I J K L M N में से कोई है तो वो पहले ही इंटीजर टाइप वेरिएबल में माना जाएगा, कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो इंटीजर टाइप की पढ़ेगा। अगर बाकी जो बच गया A से H और O से Z, ये हो जाएंगे रियल में, ये है इंटीजर में। ठीक है, अगर ये इसी तरह से हमें लेने हैं तो हम उन्हें लेते हैं डिफ़ॉल्ट रूल, यानी कि पहले ही टाइप ने उसे बता रखा है I J K L M N इंटीजर है, A से H और O से Z, A से H तक के बीच में कोई भी, O से Z तक के बीच में कोई भी, वो सारे रियल माने जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के वेरिएबल्स को हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप वेरिएबल और डिफ़ॉल्ट रूल टाइप। दूसरा आता है एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट में हम क्या करते हैं, टाइप दो तरह से आएंगे, एक टाइप स्टेटमेंट और एक इम्प्लिसिट स्टेटमेंट। टाइप में हम क्या डालेंगे, जैसे टाइप है वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, ऐसे ही नाम डाल देंगे। जैसे हमें करना है किसी को डिक्लेयर करना है तो हम करेंगे इंटीजर। टाइप मीन्स किसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में करना है तो फर्स्ट डाल देंगे इंटीजर। इंटीजर किसको बनाना है, जैसे हमने बीच में से B को बनाना है B, C को बनाना है तो C, ऐसे ही S वाले को बनाना है तो मैंने कह दिया सम, इसको बनाना है तो इसमें से कॉमा लगाकर जब भी हम इनको डिक्लेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड टाइप वेरिएबल। इसके सिंटैक्स को बोल जाते हैं टाइप, उसके बाद वेरिएबल फर्स्ट, वेरिएबल 2, सीधा डायरेक्टली हमने टाइप डाल दिया कि इंटीजर है, रियल है, फ्लोट है, जो भी हमें लेना है वो। दूसरा आता है इम्प्लिसिट स्टेटमेंट। यूजिंग इम्प्लिसिट स्टेटमेंट करेंगे तो पहले लिखोगे इम्प्लिसिट, उसमें सारे के सारे कंसीडर हो जाएंगे, पहले उस वर्ड से कोई भी शुरू हो। इसके लिए हमारा सिंटैक्स हो जाएगा, पहले लिखोगे इम्प्लिसिट, उसके बाद इंटीजर करना है, रियल करना है, वो वाला पार्ट, और उसके बाद ब्रैकेट में डाल दो किससे कहाँ तक की वैल्यू को इंटीजर करना है। A से E को करना है या A to Z सबको इंटीजर करना है, कैरेक्टर करना है, रियल करना है, ऐसे ही हम उसमें डाल सकते हैं। इस टाइप की जो थिंग्स आती हैं दैट इज एक्सप्लिसिट यूजिंग इम्प्लिसिट स्टेटमेंट। तो आज हमने क्या क्या किया, पहले हम कर चुके थे जो हमारी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिजिटल थिंग्स, उसके बाद हमने क्या किया एल्गोरिथम डेवलपमेंट, साथ में हमने फ्लो चार्ट की बात की थी। आज हमने कर दिया फोर्ट्रॉन के प्रोग्राम को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसकी कोडिंग कहाँ से किन कैरेक्टर के हिसाब से यूज़ की जाएगी, और फोर्ट्रॉन के कांस्टेंट और वेरिएबल को हमने आज डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस टाइम हम इसके अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि जो फंक्शन इसमें पहले ही बिल्ट हैं उनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे और उनका क्या काम है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना